वेलकम बैक फ्रेंड्स। 1971 में एबॉर्शन को रेगुलेट करने के लिए भारत में कानून लाया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट। तो कई सिचुएशंस में एबॉर्शन अलाउ करता है और इसी विषय पर 2022 की सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण डिसीजन, इंडियन पीनल कोड में भी एबॉर्शन से संबंधित प्रोविजंस हैं, इन सब पे आगे चर्चा करेंगे। एमटीपी एक्ट के सेक्शन 3 और रूल 3B से पहले आइए बिल्कुल ब्रीफ में आईपीसी के सेक्शंस को समझते हैं। आईपीसी के सेक्शंस 312 से 314। एमटीपी एक्ट के लागू होने से पहले केवल आईपीसी के सेक्शंस एबॉर्शन को गवर्न करते थे। एमटीपी एक्ट ने कई वेरिड सिचुएशंस में एबॉर्शंस को लीगल किया। सबसे पहले देखते हैं आईपीसी के सेक्शन 312 को। ध्यान दीजिए, एबॉर्शन शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि मिसकैरेज वर्ड यूज़ हुआ है। सेक्शन 312 से 314 मिसकैरेज से संबंधित है। सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज, इस सेक्शन के अनुसार केवल गर्भवती महिला के जान को बचाने के लिए एबॉर्शन करनी पड़ जाए तो वो लीगल है, अदरवाइज इलीगल। ध्यान दीजिए कि सेक्शन 312 और 313 में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि 312 गर्भवती महिला के सहमति से किए गए एबॉर्शन को डील करता है और 313 बिना सहमति के एबॉर्शन से। 312 में प्रेगनेंसी को रेफर करते हुए दो एक्सप्रेशंस हैं। पहला, वुमेन विद चाइल्ड, अर्थ हुआ शुरुआती दौर की प्रेगनेंसी, और दूसरा एक्सप्रेशन है वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड, मीनिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी। वुमेन विद चाइल्ड कंपैरेटिवली शुरुआती स्टेज की प्रेगनेंसी, इस केस में एबॉर्शन करना दंडनीय है। 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। केवल महिला की जान को बचाने के लिए एबॉर्शन किया जा सकता है, वही लीगल होगी, अदरवाइज इलीगल। वुमेन बी क्विक विथ चाइल्ड, ये जो लेटर स्टेज की प्रेगनेंसी है, इसमें एबॉर्शन यदि की जाए तो सज़ा 7 साल तक की हो सकती है। नेक्स्ट, सेक्शन 313, जहां गर्भवती महिला के सहमति के बिना किया गया है एबॉर्शन, तो सज़ा भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा है, 10 साल तक की हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 314, 2 पार्ट्स में ये सेक्शन है। पहले में एबॉर्शन के प्रोसीजर से महिला की यदि मृत्यु हो जाती है तो सज़ा होगी 10 साल तक की। दूसरे पार्ट में महिला के सहमति के बिना, उसके कंसेंट के बिना किए गए एबॉर्शन से यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो सज़ा 10 साल तक या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज भी अपने देश में इलीगल एबॉर्शन द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एमटीपी एक्ट के सेक्शन 3 के प्रोविजंस टाइम लिमिट तय करते हैं कि कितने वीक की प्रेगनेंसी को एमटीपी एक्ट के अनुसार टर्मिनेट किया जा सकता है और किन कारणों के बेसिस पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। सबसे पहले सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि यदि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एमटीपी एक्ट में दिए गए कानून और प्रोसीजर के अनुसार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के प्रोविजंस के बावजूद उसे आईपीसी या किसी अन्य कानून के अंतर्गत गिल्टी नहीं माना जाएगा, उसे सज़ा नहीं होगी। एमटीपी एक्ट के अनुसार किया गया एबॉर्शन गैरकानूनी नहीं होगा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2 जो फर्स्ट पार्ट में बताता है कि कितने वीक्स तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना इस एक्ट के अंतर्गत अलाउड है।
2A कहता है कि 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के अनुसार किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से सहमति से टर्मिनेट किया जा सकता है। 2021 के अमेंडमेंट से पहले फ्रेंड्स 2A में 20 हफ्ते के स्थान पर 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की प्रोविज़न थी। इसे 2021 में बढ़ा के 2A में 20 वीक्स किया गया। 2A में 20 हफ्ते की लिमिट के बाद 2B कहता है व्हेन प्रेगनेंसी एक्सीड्स 20 वीक्स, 20 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी बट डज नॉट एक्सीड्स 24 वीक्स, और 24 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी, मतलब 20 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई है प्रेगनेंसी और ये 24 हफ्ते तक की हो सकती है। इस केस में गौर कीजिए कि टर्मिनेशन के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन की ज़रूरत है टर्मिनेशन के फेवर में इन गुड फेथ। तो हमने देखा कि 2B के अनुसार 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। जो अपर लिमिट है वो 24 वीक्स की दी गई है। इसे लाया गया था 2021 के अमेंडमेंट द्वारा। इससे पहले जो अपर लिमिट एग्जिस्ट करता था वो था 2B के अंतर्गत 20 हफ्तों की। 20 हफ्ते से बढ़ा के इसे 24 हफ्ते किया गया। सबसेक्शन 2 में ही उन कारणों को दिया गया है जिसके बेसिस पे 2A और 2B में डॉक्टर्स एबॉर्शन के पक्ष में अपना ओपिनियन, अपनी सहमति दे सकते हैं। पहला कारण, यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की फिजिकल और मेंटल हेल्थ इन दोनों पर खतरा है, भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा कारण जो यहाँ दिया गया है वो है होने वाले बच्चे को सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, इसका सब्सटेंशियल रिस्क है। तो इन दोनों कारणों से मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की ओपिनियन, सहमति डॉक्टर दे सकते हैं। पहले कारण में गर्भवती महिला के मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंसर्न से, और दूसरे कारण में होने वाले बच्चे के मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंसर्न से प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है एमटीपी एक्ट के अनुसार। अब इसके आगे सबसेक्शन 2 में 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि यदि एक महिला या उसके पार्टनर द्वारा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कोई मेथड या डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ऐसा मेथड या डिवाइस यदि फेल कर जाता है और इसके परिणाम स्वरूप प्रेगनेंसी की स्थिति हो जाती है, तो प्रेग्नेंट महिला के मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, ग्रेव इंजरी की स्थिति हो सकती है, और ऐसे सिचुएशन में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। ये था एक्सप्लेनेशन 1। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। ये सीरियस क्राइम्स के संदर्भ में है। यदि प्रेगनेंसी रेप के क्राइम की वजह से हुआ है तो ऑब्वियस है कि जो विक्टिम है, प्रेग्नेंट है, उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही गहरा नेगेटिव असर हुआ होगा। ऐसे विक्टिम के लिए ये बहुत तकलीफ़ की बात हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी मेडिकली टर्मिनेट करने की ये एक्ट परमिशन देता है। हमने देखा कि एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 दोनों में प्रेगनेंसी के मेंटल हेल्थ पर बहुत एम्फेसिस दिया गया है। प्रेगनेंसी के दौरान मानसिक तौर पर महिला का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन 1 में गर्भ निरोधक तरीकों का फेल होना और एक्सप्लेनेशन 2 में रेप जैसे सीरियस अपराध के रिजल्ट में हुई प्रेगनेंसी, इन दोनों ही सिचुएशंस में एमटीपी एक्ट के अनुसार प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट सबसेक्शन 2B पर आइए आते हैं। इसके अनुसार सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में 20 हफ्ते और सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में 20 से 24 हफ्ते तक की दी गई टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट्स उस केस में अप्लाई नहीं होंगे जहां
गर्भ में पल रहे बच्चे जो फीटस है उसमें सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी डायग्नोस की जाती है मेडिकल बोर्ड द्वारा। गर्भ में पल रहे बच्चे में यदि विशेष एबनॉर्मलिटी दिखती है, मेडिकल बोर्ड ऐसे केस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाज़त देती है प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पे। यहाँ प्रेगनेंसी के स्टेज की लिमिटेशन नहीं है। मेडिकल बोर्ड में कौन शामिल है ये दिया गया है सबसेक्शन 2D में। 2D के अनुसार मेडिकल बोर्ड में एक तो होंगे गायनोकोलॉजिस्ट, दूसरे पीडियाट्रिशियन और तीसरे या तो रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट या अन्य कोई मेंबर जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई करे ऑफिशियल गज़ट में। सबसेक्शन 2 के बाद नेक्स्ट सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3। इसमें वंस अगेन प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके हेल्थ को किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं होनी चाहिए। इसलिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये देखना ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट वुमेन की एक्चुअल एनवायरनमेंट या जितना संभव हो सके उसके फ्यूचर की एनवायरनमेंट समझी जा सकती है कि वो कैसी होगी जिसमें वो रहेगी। ये फैक्टर्स कंसिडर करना ज़रूरी है कि क्या ऐसे एनवायरनमेंट में उसके हेल्थ को नुकसान हो सकता है, और अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हाँ सर्कमस्टेंसेस की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ पर रिस्क है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की सहमति वो दे सकते हैं। इसके बाद सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेगनेंसी बिना गर्भवती स्त्री के कंसेंट से नहीं टर्मिनेट की जा सकती है यदि प्रेगनेंसी 18 साल से कम उम्र की नाबालिग की है या फिर वो एक मेंटली इल पर्सन है, दिमागी तौर से अस्वस्थ है, तो फिर गार्जियन की परमिशन रिटन में लेना ज़रूरी है मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। सेक्शन 3 के बाद अब हम रूल 3B को समझते हैं। हमने जाना कि 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2B के अनुसार एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। हमने उन कारणों को भी देखा जिनके बेसिस पे डॉक्टर एबॉर्शन की सहमति दे सकते हैं। तो रूल 3B ये भी उसी से संबंधित है। इसमें 7 कैटेगरीज दिए गए हैं जहां प्रेगनेंसी 24 हफ्ते तक टर्मिनेट करना अलाउड है। ये कहता है कि क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 जिसमें 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात है, इसमें 7 कैटेगरीज हैं जिसमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है MTP एक्ट के अनुसार। सबसे पहला, सीरियस क्राइम के रिजल्ट से यदि प्रेगनेंसी हुआ है, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, इंसेस्ट, इन कारणों से हुई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है 24 हफ्तों तक। दूसरा है माइनर यानी नाबालिग। और तीसरा देखिए, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। यहाँ लिखा है प्रेगनेंसी के दौरान यदि मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति में यदि कोई परिवर्तन आता है, जैसे कि या तो डाइवोर्स हो रहा है या फिर पति की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे अन्य कारण अगर प्रेगनेंसी के दौरान शादीशुदा होने के स्टेटस में चेंजेस आते हैं तो फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है इस एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट कैटेगरी है यदि प्रेग्नेंट महिला को कोई सीरियस फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेजर डिसेबिलिटी है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार, तब भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर वो मेंटली इल है, मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक रूप से बिल्कुल ही अस्वस्थ है, तो ऐसे केस में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके बाद जो कैटेगरी दिया गया है वो है फीटल मैलफॉर्मेशन की, जहां सब्सटैंशियल रिस्क है गर्भ में पल रहे बच्चे को मेजर फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होने का रिस्क है,
और सीरियस हैंडीकैप्ड होने की सिचुएशन हो सकती है अगर उसने जन्म लिया तो ऐसे केस में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट एमटीपी एक्ट के अनुसार हो सकता है। और लास्ट ग्राउंड है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जैसे कि यदि इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर हो जाती है या अन्य कोई डिज़ास्टर जहां पर पॉसिबल नहीं है एक वुमेन को सेफली प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का या डिलीवर करने का, तो ऐसी स्थिति में भी, ऐसे केस में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये 7 कैटेगरीज रूल 3B के अनुसार क्वालिफाई करते हैं 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए। साल 2022 की सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में हमें एमटीपी एक्ट के सेक्शन 3 और रूल 3B पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। तो आइए इस डिसीजन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। ब्रीफ में पहले इस केस के फैक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट थी। इस केस में अविवाहित गर्भवती महिला जो कि लगभग 24 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी की स्टेज में थी, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन के ज़रिए प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाज़त मांगी। और इसके अलावा रूल 3B में अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ये मांग भी की गई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये रिलीफ्स ग्रांट नहीं किए गए। इस केस में गर्भवती महिला के पार्टनर ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा महिला आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं थी और पारिवारिक रूप से भी कोई सहायता की संभावना नहीं थी। उनके इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने सहायता की रिलीफ ग्रांट करते हुए एमटीपी एक्ट के अंतर्गत दिए गए प्रोसीजर के अनुसार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की इजाज़त दी। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, रूल 3B में जो सिंगल वुमेन हैं, अनमैरिड हैं, वो भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस निष्कर्ष के साथ ही इस कानून के ऊपर, इसके कई एस्पेक्ट पर अपनी ओपिनियन रखी। आइए उन्हें ब्रीफ में जानते हैं। सबसे पहला है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। आसान शब्दों में किसी भी लॉ को लाने के पीछे उसका मुख्य ध्येय क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि एमटीपी एक्ट को अगर हम देखें तो इलीगल एबॉर्शंस के प्रॉब्लम को एड्रेस करना था। ये ज़रूरी समझा गया था कि एज अ हेल्थ मेजर या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर एक महिला को अधिकार होना चाहिए प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानून की इंटरप्रिटेशन में समाज के बदलते नॉर्म्स को ध्यान में भी रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो थी रूल 3BC से संबंधित। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि प्रेगनेंसी की स्थिति में जब एक महिला गर्भवती है, यदि उसकी मैरिटल स्टेटस में कोई चेंजेस आ जाती है, जैसे कि वो डिवोर्स की प्रक्रिया से गुजर रही है या हो चुका है, या फिर विडोहुड की सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में एमटीपी एक्ट एबॉर्शन की राइट देता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि चेंज इन मैरिटल सिचुएशन में एक अविवाहित महिला को प्रेगनेंसी के दौरान उसके पार्टनर ने यदि छोड़ दिया हो या फिर फैमिली से सपोर्ट ख़त्म हो गया हो, ऐसे अन्य सिचुएशन इनको भी शामिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा सेक्शन 3 और सब सेक्शन 2 में गर्भावस्था के दौरान स्त्री के मानसिक हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया गया है। सब सेक्शन 2 के साथ जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनमें भी उन सर्कमस्टेंसेस की बात होती है जिनसे एक प्रेग्नेंट महिला के हेल्थ पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन सर्कमस्टेंसेस में एक सिंगल महिला की भी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सिर्फ मैरिड वुमेन की डिवोर्स या विडोहुड की सिचुएशन नहीं, बल्कि एक सिंगल वुमेन भी प्रेगनेंसी के दौरान कई विपरीत सिचुएशंस फेस कर सकती है।
तो इन सर्कमस्टांसिस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जुड़ी है एक्सप्लेनेशन 1 के साथ। एक्सप्लेनेशन 1 में गर्भ निरोधक मेथड्स के फेलियर की सिचुएशन में मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड, ये एक्सप्रेशन था 2021 के अमेंडमेंट से पहले। इस एक्सप्रेशन को 2021 के अमेंडमेंट के ज़रिए बदलकर किया गया वुमेन और हर पार्टनर। तो मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड की जगह किया गया वुमेन और हर पार्टनर। इससे स्पष्ट है कि इस अमेंडमेंट के ज़रिए एमटीपी एक्ट के स्कोप के अंतर्गत केवल मैरिड वुमेन नहीं बल्कि सिंगल वुमेन, अनमैरिड वुमेन, चाहे वो डिवोर्स्ड हों, उन्हें भी लाया गया। इन सभी लीगल एस्पेक्ट्स के अलावा एक महिला की राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, उसकी राइट टू डिग्निटी और उन इंटरनेशनल लॉज जिन्हें भारत ने स्वीकारा है, इन सब को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने रूल 3B में सिंगल महिलाओं को भी एलिजिबल बताया।